नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और बात करेंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर होता है दुनिया के हर देश के हिस्से पर। और हम सिर्फ खबर ही नहीं बताते बल्कि करते हैं उसका पूरा पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों की बात करेंगे वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई दुनिया की धड़कन, दुनिया की ऊर्जा और दुनिया की अर्थव्यवस्था सब एक ही जगह पर आकर अटक गई है, जहां से हर दिन दुनिया का करीब 1/3 तेल गुजरता है। वही चोक पॉइंट अब एक बार फिर से जंग का मैदान बनता दिख रहा है। बीते 24 घंटों में हालात ऐसे पलटे हैं कि जो रास्ता खुलने की उम्मीद थी वो फिर से बंद हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी पकड़ बना ली है, जबकि अमेरिका की तरफ से सैन्य दबाव और नाकेबंदी लगातार बढ़ रही है। यानी एक तरफ टकराव, दूसरी तरफ ताकत का प्रदर्शन और बीच में फंसी है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन। क्या दुनिया एक और ऑयल शॉक के मुहाने पर खड़ी है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर हर जरूरी चीज महंगी होने वाली है? और क्या ये टकराव सीधे सीधे एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? वर्ल्ड नाउ में आज सबसे बड़ा सवाल यही, हॉर्मुज पर घमासान क्या दुनिया की सांसें रुकने वाली है? आज वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे सीज फायर की, यानी कि शांति के संकेत की। लेकिन क्या वाकई में ये शांति है या तूफान से पहले की खामोशी है? वर्ल्ड नाउ में आज बात उस सन्नाटे की भी जिसके नीचे जंग की आहट छिपी हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में घोषित सीज फायर अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जॉर्डन में अपनी सुरक्षा ढाल को और मजबूत कर रहा है। थाड और पैट्रियट जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल रहा है। वो हथियार जो अब तक पहाड़ों के नीचे छिपे हुए थे अब जमीन के ऊपर लाए जा रहे हैं। यानी ऊपर से शांति, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की पूरी पटकथा लिखी जा रही है। तो क्या ये सीज फायर असल में एक रणनीतिक ब्रेक है? क्या दोनों देश अगले बड़े टकराव की तैयारी में जुट चुके हैं? आज वर्ल्ड नाउ में इसी शांति के साए में जंग की पूरी कहानी कौन कर रहा है, क्या तैयारी और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? आज वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जिसने क्रेमलिन की दीवारों के भीतर एक हलचल मचा दी। व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसा नाम जो ताकत, नियंत्रण और आयरन फिस्ट का पर्याय माना जाता है। लेकिन अब उसी रूस में एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती एक तरह से सामने आ रही है। ये चुनौती किसी विपक्षी नेता, किसी जन आंदोलन या सड़कों पर उतरी भीड़ से नहीं, बल्कि ये आवाज उठ रही है मोबाइल स्क्रीन से। जी हाँ, सोशल मीडिया से, और वो भी उन चेहरों से जिन्हें अब तक ग्लैमर या लाइफस्टाइल तक सीमित समझा जाता था। रूस की मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार्स अब खुलकर सत्ता के खिलाफ बोलने लगी हैं। सवाल पूछ रही हैं, अपनी लाखों करोड़ों फॉलोअर्स के जरिए एक नई डिजिटल बहस खड़ी की जा रही है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर रूस में असंतोष की नई लहर है? क्या ग्लैमर की दुनिया से उठी ये आवाज क्रेमलिन की सियासत को चुनौती दे सकती है? तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे उस चोक पॉइंट की जहां से दुनिया की सांसें चलती हैं, लेकिन आज वही सांस अब अटक गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से संकट गहरा गया है। बीते 24 घंटों में खेल पूरी तरह से पलट गया। अब सवाल ये, क्या दुनिया एक और एनर्जी डिजास्टर के मुहाने पर है? कल तक तो लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरह से खुल जाएगा, लेकिन महज 24 घंटों में सब बदल गया। ईरान ने आज फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी, दूसरी तरफ ईरान का दावा कि पूरी कमान हमारे हाथ में है। यानी खतरा अब ग्लोबल क्राइसिस में बदल चुका है। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से एक बार फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। ईरान का नया दाव, टोल गेट की रणनीति क्या है, समझिए। दरअसल समंदर एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बन चुका है। जो व्यापारिक जहाज थे उनकी आवाजाही पर एक बार फिर से सख्ती बरती जा रही है ईरान की तरफ से। इतना ही नहीं, नाकेबंदी से वैश्विक दबाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। तेल टैंकरों की मूवमेंट पर असर पड़ रहा है।
ग्लोबल इकोनॉमी में एक बार फिर से डर का साया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब जब प्रभावित हुआ तब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव नजर आया। ग्लोबल इकोनॉमी एक बार फिर से डर के साए में है। अब आप ये समझिए, हालात ऐसे हैं कि चाहे बात मिडिल ईस्ट हो, एशिया का हिस्सा हो, यूरोप का हिस्सा हो या अमेरिका, हर जगह पर चिंता की लकीर रहे। एशिया से अमेरिका तक हर कोई चिंतित है कि अब एक बार फिर से अगर स्ट्रेट हॉर्मुज बंद हो गया तो आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई एक बार फिर से खतरे में आ जाएगी, और कच्चे तेल की सप्लाई अगर खतरे में आई तो कीमतों में बड़े उछाल आ सकते हैं, ये संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि बड़ी मुश्किल से तो ईरान को मनाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, लेकिन अब समझिए अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे जब एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। जानकार कहते हैं कि कूटनीति या फिर सख्त कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला और सामान्य यातायात के लिए तैयार है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया था। और इस खबर के आते ही तेल की कीमतें 10% तक गिर गई थी। पूरी दुनिया के तेल बाजार ने राहत की सांस ली, लेकिन ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ये समय बीता ही था। दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने के कुछ घंटों बाद ही ईरान के सेमी ऑफिशियल मीडिया ने ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची के बयान की आलोचना करना शुरू कर दी, और उसके बाद अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि ईरानी बंदरगाहों पर उसकी नाकेबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी। नाकेबंदी, गौर कीजिएगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सीधे बयान जारी करके कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जाना दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा। चाहे कोई भी जहाज हो जो नियम तोड़ेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज पर सख्ती बरती जाएगी। ओमान के तट से 20 मील दूर जो जहाजों पर ईरानी गनबोट्स ने गोलीबारी भी कर दी। आप ये समझिए, सीज फायर जैसे खत्म हुआ उससे अभी केवल 3 दिन बचे हैं खत्म होने में, और उससे पहले ईरान ने यू टर्न ले लिया और हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर दिया। और इसके साथ ही ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर गलीबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो ईरान इसका करारा जवाब देगा। गलीबाफ कह रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने और उसकी तेल की नीलामी करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका चाहता है तो हमें आजमा कर देखें, ये गलीबाफ ने कहा है। इस बीच ईरान के सरकारी टीवी पर आईआरजीसी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि भाई हॉर्मुज का जो पूरा कंट्रोल है वो तो ईरान के पास है, और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। अब ईरान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ही देश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अपनी सैन्य तैयारियों को अंजाम दे रहा है। आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने दावा यह किया कि इजरायल और ड्रोन लॉन्चर अब पहले से मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार किए जा रहे हैं, और ये रफ्तार तो युद्ध से पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आक्रामक है। मौसवी के अनुसार दुश्मन खुद सीधे मैदान में आने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए उसे दूर दराज से हथियार जुटाने पड़ रहे हैं। और इसी बीच ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, तैयारी रुकी नहीं है बल्कि तैयारियां और तेज हो गई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मोहम्मद मुस्तफा खामनेई ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। जी हाँ, जो तमाम परिस्थितियां हैं, अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई, उनकी तरफ से सख्त संदेश आया। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर सेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा दुश्मनों को नई हार का हम स्वाद चखा कर रहेंगे। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन बिजली की तरह हमले करेंगे, दुश्मन को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेने का हम संकल्प ले चुके हैं, ये मुस्तफा अली खामनेई की तरफ से कहा गया। इधर ईरानी जनरल मोहम्मद नकवी ने और भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हम मई 2026 में बनी नई मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। हम तेल उत्पादन रोक देंगे, लेकिन हमने दुनिया को परेशान नहीं करना चाहा, इसीलिए हमने धैर्य रखा है और अभी तक की तमाम हथकंडे हमारी तरफ से अपनाए नहीं गए।
ईरान की इस ताजा धमकी ने एक बार फिर से तेल गैस संकट को लेकर पूरी दुनिया को परेशान करके जरूर रखा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। पेंटागन में हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी शुरू की और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भाई इस बार का जो हमला है वो मिडनाइट हैमर से बिल्कुल अलग होगा। तब आसमान से केवल बंकर बस्टर बम बरसाए गए थे, लेकिन इस बार जमीन पर उतरने की तैयारी है। इस्लामाबाद वार्ता की खटाई में पड़ने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी संकेत दे दिए कि बातचीत का समय अब समाप्त हो चुका है, अब बारी एक्शन की है। बुधवार की डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दुनिया की सांसें थमी हुई है। सवाल है कि क्या ईरान अपनी जिद छोड़ेगा या इतिहास के सबसे भीषण हवाई और जमीनी हमले का सामना करेगा। इन 100 घंटों में ईरान या तो झुक जाएगा या मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के बूट्स की गूंज सुनाई दे देगी। अमेरिका ने ईरान पर जो नाकेबंदी लगाई उसको और मजबूत कर दिया। समझिए, यूएस सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि डॉक लैंडिंग शिप यूएसएस रशमोर अब अरब सागर में सक्रिय रूप से नाकेबंदी अभियान चला रहा है। इससे पहले शनिवार को ही 2 और बड़े अमेरिकी जहाज इस क्षेत्र में तैनात किए गए थे। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी क्षेत्रीय पानी में पहले से ही गश्त कर रहा है, जबकि यूएसएस न्यू ऑरलियंस जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है, जो भी एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डाक शिप है। अमेरिका का ये कहना है कि इन जहाजों का मकसद ईरानी बंदरगाहों में जाने या वहां से आने वाले सभी जहाजों पर सख्त निगरानी रखना एक तरह से उद्देश्य है। अब बताया जा रहा है कि अमेरिका का वॉर आर्माडा समंदर में उतर चुका है। जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर का एयरबेस लड़ाकू विमान तैनात हो चुके हैं, हवा से हमला और निगरानी करने में एक तरह से सक्षम है। बताया जा रहा है कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन दूर बैठकर दुश्मन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन ही नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से तो इस अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली भी लगातार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। मरीन का फ्लाइंग स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है। मरीन सैनिकों की तैनाती इस पर है। 3500 मरीन कमांडोज F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट हेलीकॉप्टर्स के साथ में समंदर से सीधे जमीन पर हमले में सक्षम है। एयर से कॉम्बिनेशन अटैक करने में सक्षम है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी एक तरह से कहा जाता है। लेकिन वहीं यूएसएस माइकल मर्फी, जिन्हें मिसाइलों का घातक पहरेदार माना जाता है, गाइडेड मिसाइल सिस्टम से ये लैस होता है। एयर डिफेंस के साथ में अटैक करना इसकी क्षमता है और दुश्मन के विमान और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में भी ये एक तरह से माहिर है। वहीं यूएसएस रशमोर का जिक्र फिर से होने लगा है, जो सीधा तट पर हमला करने में सक्षम है। सैनिक के साथ में टैंक ट्रांसपोर्ट में भी सक्षम है। लैंडिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट इसे कहा जाता है। तो समंदर से जमीन तक फोर्स प्रोजेक्शन एक तरह से की जाती है। और यूएसएस पिंकनी की अगर बात करें तो यूएस पिंकनी हाईटेक वॉर मशीन के तौर पर मानी जाती है। एडवांस रडार सिस्टम से लैस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम इसमें है और सटीक मिसाइल स्ट्राइक क्षमता इसकी है। वही यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी, जो चलता फिरता सैन्य बेस है, मरीन प्लस हेलीकॉप्टर तैनाती है, भारी सैन्य वाहन ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है और सीधे युद्ध क्षेत्र में एंट्री ये कर सकता है। अब समझिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सवाल ये, क्या युद्ध अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है क्या? डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़े सैन्य और रणनीतिक विकल्प तैयार बताए जा रहे हैं। जो युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, ट्रंप के 3 विकल्प है। क्या है वो विकल्प, समझिए। पहला विकल्प ऑपरेशन पिकेक्स, यूरेनियम जब्त करना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीधा वार करना और ईरान के जो गुप्त ठिकाने हैं उन पर छापा मारना। ये अमेरिका का प्लान है। और इस ऑपरेशन पिकेक्स में कहा जाता है कि परमाणु क्षमता को जड़ से कमजोर करने की रणनीति एक तरह से अमेरिका की है, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में भी एक तरह से हमने देखी थी। अब जो दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो है ऑपरेशन हॉर्मुज, समंदर नियंत्रण। जी हाँ, जो सबसे बड़ा ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का, समुद्री नियंत्रण अपने पावर, अपने कंट्रोल में करना चाहता है अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना अमेरिका का हमेशा से ख्वाब रहा है। दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट पर निगरानी अमेरिका करना चाहता है और इसके अलावा ईरानी नौसेना की घेराबंदी अमेरिका कर सकता है। तेल सप्लाई पर पूरा कंट्रोल
अमेरिका कर सकता है इस ऑपरेशन हॉर्मुज के माध्यम से। अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन कारगिल। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है जिस तरह से कारगिल द्वीप, अब उसे टारगेट करना चाहता है अमेरिका। तेल निर्यात रोककर सीधा आर्थिक हमला ईरान पर हो जाएगा अगर अमेरिका ऐसा करता है, जो अमेरिका चाहता है। तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ाना अमेरिका का एक तरह से उद्देश्य है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 3 विकल्प हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और तीनों विकल्प अलग अलग स्तर के हैं। जहां पहला विकल्प सीधा युद्ध भड़का सकता है, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प ईरान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाने वाला है। आखिर इनमें से किसे डोनाल्ड ट्रंप ऑप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन हॉर्मुज पर जुबानी जंग अब सीधी टक्कर में बदलती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका की धमकियां, दूसरी तरफ ईरान का खुला चैलेंज। और इसी बीच ट्रंप की 48 घंटों वाली चेतावनी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि ईरान साफ कह रहा है कि डरने वाले हम नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी जहाजों को समंदर की कब्र बना देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप की डेडलाइन पॉलिटिक्स, उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब बार बार खुद अमेरिका के ही दावों पर अमेरिका की ही जनता अब सवाल पूछने लगी है। हॉर्मुज पर ट्रंप के हवाई दावे क्या है समझिए, एक बार सिलसिलेवार में बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने दावों की वजह से चर्चा में कम, विवादों में ज्यादा रहते हैं। अब देखिए 21 मार्च को उन्होंने ये दावा किया 48 घंटों में हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। खोलने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। उसके 2 दिनों के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जैसे 23 मार्च आई तो कहते हैं भाई ईरान जल्द ही हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। जैसे ही उसके बाद में 27 मार्च की तारीख आई तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 6 अप्रैल तक की म्याद दी जा रही है, हॉर्मुज खोल देना होगा ईरान को। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल भी नजदीक आई, 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हॉर्मुज खोलो या नहीं खोलो, अब बड़े हमले हो जाएंगे। सीधे धमकी एक तरह से दी गई, लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन तमाम धमकियों का डेडलाइन पर डेडलाइन अमेरिका की तरफ से दी गई। अब उसके बाद में वो 5 अप्रैल के बाद में 12 अप्रैल आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई हॉर्मुज पर हमने नाकेबंदी कर दी, अमेरिकी नाकेबंदी। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद में, ये कहा जाए कुछ घंटों के बाद में, 15 अप्रैल आते आते डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम अपनी नाकेबंदी हटा रहे हैं। 17 अप्रैल की तारीख आती है तो डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है। 18 अप्रैल आता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिकी घेराबंदी हमेशा यूं ही अभी आने वाले वक्त में जारी रहेगी। कभी कहते हैं खोल दिया, कभी कहते हैं बंद कर दिया, कभी कहते हैं नाकेबंदी जारी है, कभी कहते हैं नाकेबंदी हटा दी गई है। लेकिन ना हॉर्मुज खुला, ना ईरान झुका। अब सवाल कि क्या ट्रंप सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे? क्या अमेरिकी ताकत के आगे ईरान ने डरने से इनकार कर दिया, या फिर ये वॉर ऑफ नर्व्स है जिसमें हर बयान एक हथियार बन चुका है? यानी हॉर्मुज अब सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं है, बल्कि सुपर पावर बनाम सख्त इरादों की जंग का मैदान बन चुका है। अमेरिका अपने बयानों के चलते लगातार घिरता हुआ नजर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पटरी से उतरती दिख रही है और हालात तो ऐसे बन रहे हैं जहां पर एक चिंगारी ग्लोबल आग में बदल सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका समझौते को अपनी शर्तों पर लाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी चेतावनी दी कि या तो डील करो या अंजाम भुगतो। हॉर्मुज पर फिर बारूदी बवंडर आखिर किस तरीके से मंडरा रहा है, ये भी आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। किस तरह से लगातार हॉर्मुज एक बार फिर से बारूदी बवंडर में तब्दील हो गया। हॉर्मुज बंद है, शांति वार्ता पर संकट गहरा चुका है। यूएस ईरान डील पर टकराव और भी ज्यादा तेज हो रहा है और ट्रंप की धमकी, तेहरान का 2 टूक जवाब एक के बाद एक आ रहा है। सीज फायर बढ़ाने से यूएस का क्लियर कट इनकार है और ईरान कह रहा है भाई बातचीत नहीं, पहले भरोसा होना चाहिए। न्यूक्लियर डील से आगे अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। अब हॉर्मुज की सुरक्षा भी एक तरह से एजेंडे में शामिल हो गई है।
इतना ही नहीं, जो जमी हुई संपत्तियां हैं जिसे अमेरिका ने फ्रीज करके रखा है, उस पर रिलीज करने की बात ईरान कर रहा है। मिसाइल प्रोग्राम पर खींचतान एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा। वहीं युद्ध, मुआवजा और मिडिल ईस्ट की एक बड़ी पॉलिटिक्स यहां पर नजर आ रही है, और पॉलिटिक्स भी ये कहा जाए कि एक अलग रूप में हो रही। ईरान का रुख है, ईरान कह रहे हैं कि भाई सीज फायर नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। ये बात में जो पार्शियल टुकड़ों में सीज फायर हो रहा है वो कोई पूर्ण समाधान नहीं है। स्थायी समाधान चाहिए और सुरक्षा की गारंटी कि भविष्य में ईरान पर अमेरिका या फिर इजराइल हमला नहीं करेगा। अब समझिए, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया की ऊर्जा सांस लेती है, वही रास्ता बारूद के साए में है। एक तरफ अमेरिका की ताकत, दूसरी तरफ ईरान की चुनौती, और बीच में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। तेल की हर बूंद अब सियासत की शर्तों पर बह रही है और जंग का खतरा तो हर घंटे गहरा रहा है। सवाल ये कि क्या हॉर्मुज तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर है? फिलहाल दुनिया की निगाहें टिकी है क्योंकि यहाँ एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अब वर्ल्ड नाउ में आज हम जिस दूसरी खबर की बात कर रहे हैं वो सीज फायर की है। सीज फायर के आड़ में उस दंगल की तैयारी हो रही है जो दुनिया को अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है। जी हाँ, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां शांति का शोर तो सुनाई दे रहा है, लेकिन सतह के नीचे युद्ध की आग झुलस रही है। सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, सुनने में ये शब्द राहत भरा जरूर है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा ये सीज फायर असल में युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध की तैयारियों का एक अंतराल बन गया। कैसे? दरअसल ईरान की मिसाइलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर यह आई कि ईरान ने 70% मिसाइलें अभी भी उसकी बची हुई हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का करीब 70% स्टॉक अभी भी सुरक्षित है। इतना ही नहीं, करीब 60% मिसाइल लॉन्चर्स ईरान के अभी भी सुरक्षित हैं। और ईरान की जो ताकत है ड्रोन बेड़े का भी करीब 40% हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। समझिए, ये रिपोर्ट दावा कर रही है, और ये इसका दावा इसीलिए और भी ज्यादा हैरत में डाल देता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो बड़े हमले किए पिछले कुछ वक्त में और दावा किया कि ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म, ईरान की सैन्य ताकत खत्म, ईरान के मुख्य अड्डे खत्म, और पिछले साल से अभी तक कई मर्तबा ऐसे हमले हुए। एक तरफ अमेरिका ने सुरक्षा के लिए जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया, थार्ड और पैट्रियट मिसाइलें तैनात कर दी। अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों की लोकेशन भी आपको दिखाते हैं, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। दरअसल जॉर्डन में अब आसमान से आने वाले हर खतरे को रोकने के लिए हाई टेक कवच तैनात कर दिया गया है, और ये देखिए, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो तैनाती है ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है बल्कि ईरान को सीधा संदेश भी है कि अब अमेरिका किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और ये अमेरिका का एक तरह से डिफेंस का एक बहुत बड़ा मैसेज है। स्पुतनिक की हालिया रिपोर्ट सामने आई, सैटेलाइट से मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट की नई तस्वीरें पेश की। जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाकों में जो हलचल देखी जा रही है उसमें ये है वो तस्वीरें। आप देखिए, यहाँ पर आपको ये सैटेलाइट इमेजेस जो नजर आ रही हैं, आपको ये जो बड़ी बड़ी मशीनें नजर आती हैं, थार्ड और पैट्रियट हैं। ये थार्ड और पैट्रियट, स्पुतनिक की ये रिपोर्ट, सैटेलाइट से मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट की नई तस्वीर को बदलने की कोशिश की। जॉर्डन का ये रेगिस्तान का इलाका है जहां पर हलचल नजर आई, और जब जांच हुई तो पता चला किसी बड़े खतरे की आहट है। ये अमेरिकी सेना ने बहुत गुप्त तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को शिफ्ट कर दिया क्योंकि ईरान से आने वाले हवाई हमलों का खतरा अभी भी टला नहीं है। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के बाद में अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को रीडिप्लॉय कर दिया है, और ये साधारण सी तैनाती नहीं है। समझिए, ये एक ऐसी डिफेंसिव वॉल है जिसे भेदना ईरान के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। अमेरिका का मकसद तो बिल्कुल क्लियर कट साफ है, ईरान अगर हमला करता है तो उसे हवा में ही मार गिराया जाए। लेकिन क्या ईरान चुप बैठा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान ने अपनी जमीन के नीचे दबी मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए। आज हम आपको बताएंगे सीजफायर के पीछे दोनों देश आखिर क्या बड़ा खेल खेल रहे हैं। आपको अब ईरान की तरफ की एक नजर डालते हैं। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने
इस सीज फायर के वक्त का इस्तेमाल किया अपनी क्षमता को बहाल करने के लिए, टाइम बाय किया। ईरान के उन मिसाइल सिटीज की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही जो हमने वर्ल्ड नाउ के जरिए भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, जो पहाड़ों के अंदर बनी है। अब वहीं से हथियारों को बाहर निकाला जा रहा है। जी हां, ईरान के सीने में छिपा एक ऐसा राज जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नींद उड़ा रहा है। पहाड़ों के अंदर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तैयार हो रहा है एक परमाणु किला। नाम है पिकेक्स माउंटेन। दावा है कि ये साइट इतनी सुरक्षित है कि दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर हथियार भी इसे छू तक नहीं सकते। सवाल ये, क्या ईरान कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है? दरअसल पिकेक्स माउंटेन ईरान का परमाणु किला है। पिकेक्स यानी कि कुएं कोलांग गाजला, जो बेहद गुप्त न्यूक्लियर साइट मानी जाती है। नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के पास में पहाड़ के अंदर निर्माण इसका एक तरह से किया गया है। और समझिए करीब 300 फीट गहराई में, 300 फीट गहराई कितनी ज्यादा होती है, 300 फीट गहराई में हाईली सिक्योर्ड बंकर एक तरह से तैयार किया गया। अब दावा किया जाता है कि बंकर बस्टर बमों से भी सुरक्षित स्ट्रक्चर है इसका। इतना ही नहीं, इसका निर्माण हाल ही में शुरू नहीं हुआ, इसका निर्माण तो ईरान 2020 से कर रहा है, कंटिन्यू 6 साल होने को आए हैं। अब जो हाल ही के हमले हुए, उन हमलों के दौरान काम और भी ज्यादा तेज हो चुका है। अब शक जताया जा रहा है कि ये जो इलाके हैं, या तो ये यूरेनियम स्टोरेज हैं या फिर गुप्त एनरिचमेंट सेंटर है। अब आईएईए को अब तक दरअसल इसका एक्सेस नहीं मिला, इसीलिए इस पर आशंका ज्यादा जताई जाती है। अब सबसे बड़ा दावा क्या है? सबसे बड़ा दावा यह है कि जो साइट है वो बंकर बस्टर बम से भी सुरक्षित है। यानी अगर अमेरिका अपनी ताकतवर बमों का भी इस्तेमाल कर दे, बमों के अलावा मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर दे, तो भी इस सिक्योर्ड किले को पूरी तरह से तबाह करना आसान नहीं होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज का आकलन बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। जंग के कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपनी सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बचाकर बैठा है। उसे बहुत ज्यादा कुछ खोया नहीं है। इतना ही नहीं, युद्ध विराम के दौरान ईरान ने गुफाओं में छिपाकर अभी भी करीब 100 और मिसाइल सिस्टम्स रखे हुए थे, जो अब बाहर निकाले हैं। और ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि ईरान न केवल अपना नुकसान कवर कर चुका है, बल्कि अपनी ऑपरेशनल क्षमता को 60% तक पहुंचा भी चुका है। तो फिर से हमले के लिए ईरान एक तरह से तैयार है। ये युद्ध की तैयारी सिर्फ ईरान के अंदरूनी सुरक्षा के लिए नहीं है, समझिए इसका सीधा असर है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। हम बात करें हॉर्मुज स्ट्रेट की, ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, समझिए। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की जो सैन्य क्षमता है अब वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को ठप कर सकता है। 1980 के दशक में ईरान ने इराक युद्ध के दौरान यहाँ पर बारूदी सुरंगें छिपाई थी, लेकिन आज तकनीक बदल चुकी है। आज ईरान के पास में ऐसे ड्रोन और ऐसी मिसाइलें हैं जो इस जल मार्ग को नो गो जोन में बदल सकते हैं। अब ईरान का सैन्य ढांचा और क्षेत्रीय प्रभाव किस तरह से है, समझिए। दरअसल बताया जाता है कि ईरान का जो सैन्य ढांचा और क्षेत्रीय प्रभाव है वो इसके लिए बड़ा मुफीद है। 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है सैन्य संगठन, जिसमें नियमित सेना है, आर्थिक जिसे कहा जाता है, पारंपरिक युद्ध करने में ये माहिर है और सीमा सुरक्षा में एक तरह से उनकी तैनाती होती है। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी, जो कि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। खुफिया या विदेशों में एक तरह से बड़ा प्रभाव नजर आता है। अब दूसरा हिस्सा समझिए, जो कि क्षेत्रीय प्रभाव और प्रॉक्सीज के रूप में है ईरान का। एक है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में का हिस्सा है। इजराइल के खिलाफ इसकी बड़ी भूमिका नजर आती है। और दूसरा प्रॉक्सी संगठन गाजा में मौजूद हमास, जो कि इजराइल के खिलाफ ही बड़ी भूमिका में नजर आता है। लेकिन सिर्फ ये 2 ही नहीं, बल्कि हुती विद्रोही, जिनका एक तरह से यमन में बड़ा एक रूट्स नजर आते हैं और सऊदी अरब के खिलाफ ये माने जाते हैं। इराकी मिलिशिया अमेरिका और सहयोगियों के खिलाफ लगातार हमलावर है। अब रणनीतिक उद्देश्य भी समझिए, क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना इनका रणनीतिक उद्देश्य है। कोई भी युद्ध खुद ना लड़ना और दूसरों से लड़वाना एक तरह से इनका एक तौर तरीका माना जाता है।
अब ईरान की जो सैन्य संरचना है उसके दो प्रमुख हिस्से हैं, नियमित सेना आर्तिश और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। आर्तिश मुख्य रूप से देश की पारंपरिक रक्षा और सीमित घरेलू सुरक्षा की भूमिका निभाती है और इसके ठीक विपरीत IRGC ज्यादा शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली सैन्य इकाई मानी जाती है, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर शक्ति दिखाने का काम उसे सौंपा गया है। अब ईरान के जो सैन्य संसाधन है उनका बड़ा हिस्सा और उन्नत उपकरण इसी को एक तरह से प्राप्त है। वहीं IRGC के जो भीतर है कुद्स फोर्स, वो उसकी एक विशेष इकाई है जिसका काम है विदेशी अभियान और प्रभाव विस्तार से एक तरह से जुड़ा हुआ। ये फोर्सेस मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में ईरान के जो समर्थित समूह हैं उन्हें सहायता प्रदान करता है या प्रशिक्षण देने का काम करता है। ईरान लंबे समय से लेबनान स्थित हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक रहा है और हिजबुल्लाह के जरिए ईरान इजराइल को टारगेट करता रहा है। हाल के सालों में ईरान ने गाजा पर शासन करने वाले और इजराइल पर हमला करने वाले हमास को भी समर्थन किया था। हमास दरअसल सुन्नी संगठन है जबकि ईरान तो शिया बहुल देश है। अब ईरान का उद्देश्य है क्षेत्रीय स्तर पर सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखना, जबकि वो सीधे बड़े युद्ध में उलझने से हमेशा से बचता है। और अब इसी बीच ये भी समझिए ईरान की जो संसद है उनके स्पीकर मोहम्मद बागिर कालिबाफ ने अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दे दी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। और ये समझिए बयान इस बात का सबूत है कि तेहरान अब पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आता और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से अमेरिका वर्सेस ईरान एक तरह से नजर आता है। उसकी सैन्य ताकत भी समझिए। दरअसल अगर सैन्य ताकत के तौर पर बात करें अमेरिका वर्सेस ईरान की, तो अगर हम एक्टिव स्टाफ की बात करें, अमेरिका के पास में लगभग 13.5 लाख एक तरह से एक्टिव स्टाफ है, 13.25 लाख मान के चलिए। वहीं ईरान के पास में 6 लाख से ज्यादा एक तरह से एक्टिव स्टाफ माना जाता है और यहाँ पर भी अमेरिका उससे कहीं ज्यादा आ गया। अब अगर रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो अमेरिका के पास में 8 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं, ईरान के पास में लगभग 3.5 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं। अब ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो इस पूरी परिस्थितियों में ग्लोबल रैंकिंग क्या रही? अमेरिका अभी भी ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 पर है तो ईरान 16वें स्थान पर है। अब रक्षा बजट का भी जिक्र कर लिया जाए, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, सबसे बड़ा है, अमेरिका का रक्षा बजट और ईरान के रक्षा बजट में भी बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। अमेरिका वर्सेस ईरान सैन्य ताकत और रक्षा बजट का फर्क भी समझिए। करीब 900 अरब डॉलर सालाना अमेरिका का रक्षा बजट है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान का लगभग 10 से 25 अरब डॉलर एक तरह से इसका रक्षा बजट माना जाता है। अब सेना की संरचना अमेरिका और ईरान की अगर बात की जाए तो अमेरिका की स्वैच्छिक सेना जो कि हाई ट्रेन प्रोफेशनल फोर्सेस में मानी जाती है और ईरान के पास में अनिवार्य सेना सेवा के तौर पर अगर देखा जाए तो वो भी 18 से 24 महीने ही एक तरह से मानी गई। अब हवाई ताकत जिसके दम पर अमेरिका ने बड़े हमले किए, अमेरिका के पास में 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में एक तरह से एयरफोर्स में से मानी जाती है। और ईरान के पास में मात्र 500 एयरक्राफ्ट हैं और वो भी पुरानी तकनीक के। तो अमेरिका से वो कई गुना ज्यादा ना सिर्फ एयरक्राफ्ट की संख्या में पीछे है, तकनीक के लिहाज से भी बहुत ज्यादा पीछे है। लेकिन नौ सैनिक शक्ति के बारे में समझिए, अमेरिका के पास में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो चलते फिरते सैन्य अड्डे माने जाते हैं। ईरान के पास में फास्ट अटैक बोट्स हैं, स्वाम अटैक रणनीति है। मिसाइल और ड्रोन में अमेरिका जहां पर MQ-9 रिपर ड्रोन, RQ-4 ग्लोबल हॉक और RQ-11 रेवन पैट्रियट और थार इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है, तो ईरान 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ईरान ने शाहिद ड्रोन अमेरिकी सेना के लिए बड़ा खतरा एक तरह से बना दिया है। ईरान के पास में 2000 से 3000 मॉस्किटो फ्लीट्स हैं जो अमेरिका की चिंता बढ़ा देती है। अब जमीनी युद्ध रणनीति भी समझिए, अमेरिका की रणनीति में एडवांस टेक सैटेलाइट सिस्टम्स भी, हाईटेक वॉरफेयर भी शामिल है। तो ईरान चूंकि पहाड़ी इलाकों की एक तरह से उसकी खासियत है, तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ गोरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर रणनीति का इस्तेमाल एक तरह से करता है। पिछले 6 सप्ताह से अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया और उसकी सैनिक क्षमता को कमजोर कर दिया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की जो पूरी ताकत है
उस पूरी ताकत को केवल इन हमलों से पूरी तरह से समाप्त नहीं माना जा सकता। सैन्य इतिहास और सिद्धांत के एक विशेषज्ञ की अगर माने तो ईरान की आधुनिक सैन्य संरचना, उसकी तकनीकी क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गतिविधियों को समझना या अनुमान लगाने के लिए जरूरी है कि युद्ध में अब आगे आखिर क्या हो सकता है। ईरान सीधे युद्ध से ज्यादा शैडो वॉर में माहिर है, और यानी एक ऐसा युद्ध जो खुलकर तो नहीं दिखता लेकिन असर बहुत ज्यादा गहरा छोड़ता है। अब क्षेत्रीय मिलिशिया का इस्तेमाल, समुद्री रास्तों पर दबाव या साइबर अटैक और अचानक जवाबी हमले, यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर अभी तक आया ही नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ। वर्ल्ड नाउ में अब हम बात करेंगे हमारी अगली कहानी की, अगली स्टोरी की, उन दो मोर्चों की बात की जाए जहां पर पुतिन की सत्ता और यूक्रेन की रणनीति दोनों एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। जी हां, एक तरफ रूस के भीतर की वो तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया को चौंका रही हैं, जहां बड़े बड़े राजनेताओं के बजाय इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स क्रेमलिन को चुनौती दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में जंग के मैदान में तकनीक का ऐसा इस्तेमाल हुआ कि रूस के सैनिक बगैर लड़े ही सरेंडर करने को मजबूर हो गए। दरअसल रूस की सख्त शासन व्यवस्था यानी कि आयरन फिस्ट के सामने आज एक ऐसी आवाज खड़ी है जिसे दबाना पुतिन सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है, और यह आवाज किसी विपक्षी नेता की नहीं है बल्कि देश के उन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स की है जो अब तक ग्लैमर लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी। अब व्लादिमीर पुतिन की रूस, जो अपनी सख्त शासन व्यवस्था और आयरन फ्लीट के लिए जाना जाता है, वहां पर आज एक ऐसी तस्वीर उभर रही है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि देश की मशहूर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार्स खड़ी हो गई है, विक्टोरिया बोनिया। चाहे बात विक्टोरिया बोनिया हो या आइजा तक, यह आवाजें अब सीधे क्रेमलिन को चुनौती दे रही हैं। आज के वर्ल्ड नाउ में हम समझते हैं कि आखिर रूस में ऐसा क्या बदल गया कि वहां की इंटरनेट जनरेशन पुतिन सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत जुटा रही है। क्या ये पुतिन के लिए किसी बड़े संकट की आहट है? दरअसल रूस में सोशल मीडिया पर एक नई लहर दौड़ रही है। ये लहर किसी राजनीतिक रैली से नहीं है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से उठ रही है। रशियन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर विक्टोरिया बोनिया ने जो वीडियो पोस्ट किया, उसने लोगों को हिला कर रख दिया है। बोनिया ने सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन को संबोधित करते हुए कहा कि व्लादिमीर लोग उनसे डरते हैं, और ब्लॉगर डरते हैं, कलाकार डरते हैं, गवर्नर तक आपसे डरते हैं। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, समझिए, बल्कि रूस के डर के माहौल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बोनिया का जो वीडियो आया, इस वीडियो पर लगभग 3 करोड़ व्यूज, लाखों कमेंट्स ये बताते हैं कि जनता का एक बड़ा हिस्सा उनसे सहमत है। और सिर्फ बोनिया ही नहीं है, इन्फ्लुएंसर आइजा, उन्होंने भी आर्थिक मोर्चों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। टेलीग्राम पर पाबंदी और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये वही युवा हैं जो अब तक अराजनीतिक माने जाते थे, लेकिन अब महंगाई, ऊंचे टैक्स, नेताओं की असीमित संपत्ति पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। समझिए पिछले कुछ वक्त में क्या हुआ। पिछले कुछ वक्त में व्लादिमीर पुतिन की रेटिंग डाउन हो गई और लोगों की नाराजगी बढ़ती चली गई। पुतिन की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 67 से 68% तक लोकप्रियता गिर चुकी है व्लादिमीर पुतिन की। 2022 के बाद में सबसे निचले स्तर पर व्लादिमीर पुतिन की लोकप्रियता का ग्राफ है, और 2026 में रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं। और नाराजगी की वजह है यूक्रेन युद्ध, जो कि लगातार खिंचता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचना लोगों को नाराज कर गया। और समझिए, ये जो गुस्सा है केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का है। ब्लॉगर लीजा मोका का वो भावुक वीडियो जरा याद कीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा था इंटरनेट पर पाबंदियों के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका काम ठप हो गया। रूस में अब विज्ञापनों में अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जा रही है। 19 सालों के आठी उनका एक वीडियो वायरल हुआ जो इस बात का सबूत है कि कैसे युवा पीढ़ी अपनी पहचान को, अपनी आजादी के लिए एक तरह से सवाल पूछ रहे हैं। और ये नाराजगी, ये असंतोष अब केवल गपशप नहीं है बल्कि एक मोमेंटम बन रहा है। विशेषज्ञ इसे एक तरह से रूस के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। एक तरफ घरेलू मोर्चे पर पुतिन की परेशानी बढ़ रही है,
दूसरी तरफ यूक्रेन ने ड्रोन तकनीक के दम पर युद्ध की परिभाषा ही बदल कर रख दी। ज़ेलेंस्की सरकार अब मानव सैनिकों की जगह मशीनों और एआई का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की जमीन पर पिछले 4 सालों से ज्यादा समय हो चुका है जब रूसी बारूद बरस रहा है। अब तक जंग में यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि जवानों का नुकसान रूस ने भी उठाया, लेकिन माफी एक तरह से कम ही रही। अब जंग की इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में बदलने की कोशिश की। रूसी बारूदी वर्षों के बीच में देश में ही मशीनों को ऐसी सेना एक तरह से तैयार की गई जो न केवल दुश्मन के जवानों को मार रहा है बल्कि उनकी पोस्ट पर कब्जा करने में भी मददगार साबित हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीक के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन ने अब तक 1750 किलोमीटर दूर तक मार करने का रिकॉर्ड बनाया, यानी ये ड्रोन इतनी लंबी दूरी तय करके दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने पहली बार सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोट की मदद से रूस की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार इस ऑपरेशन में यूक्रेन के सैनिक सीधे तौर पर शामिल नहीं थे और हैरानी की बात यह रही कि रूसी सैनिकों ने बिना आमने सामने की लड़ाई के ही सरेंडर कर दिया। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन के ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने महज 3 महीनों में ही 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए, यानी 22,000 से ज्यादा बार इंसानी जानों की हिफाजत की गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध में नई तकनीकों के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में वर्कशॉप, डिजाइन, लैब टेस्टिंग और प्रोडक्शन के काम पर लोगों का धन्यवाद अर्पित किया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपनी तकनीक और अनुभवों की वजह से दुनिया में एक खास जगह बना चुका है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने हवाई हमलों और समंदर में माइंस के जरिए एक ऑपरेशन किए और उनके अनुसार ऐसे माहौल में काम करने का यूक्रेन का अनुभव दुनिया में काफी अलग और काफी मजबूत है। उन्होंने बाकायदा इसकी तुलना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के दूसरे संवेदनशील समुद्री रास्तों से की। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के नेवल ड्रोन से सी बेबी, मागुरा और सरगन अब काफी मशहूर हो चुके हैं। लेकिन समझिए अब यूक्रेन की ड्रोन पावर किस तरह की। यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन ने कई घातक ड्रोन क्षमता को एक तरह से विकसित किया, कई घातक ड्रोन तैयार किए और साल 2026 में 70 लाख से ज्यादा ड्रोन बनाने का टारगेट एक तरह से यूक्रेन ने रखा है, ज़ेलेंस्की ने रखा है। अब बताया जा रहा है कि करीब 450 कंपनियां बड़े स्तर पर उत्पादन कर रही है ड्रोन्स का और ये ड्रोन एआई क्षमता वाले हैं, यानी कि स्मार्ट ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और इस पर तेजी से काम यूक्रेन के वैज्ञानिक कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। वहीं रूस का जो शाहेद ड्रोन है उसको गिराने में सक्षम एफपीवी ड्रोन, उन्हें भी बड़े तेजी से तैयार किया जा रहा है। 2000 मील तक मार करने में सक्षम ऐसे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। सोकिल 300 ड्रोन बताया जा रहा है यूक्रेन ने अभी तक तैयार कर लिए हैं। एडवांस अंडर वाटर ड्रोन की भी एक तरह से न सिर्फ तैनाती है बल्कि उनका प्रोडक्शन और भी तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। रूसी जहाज और पनडुब्बियों के लिए एक तरह से ये ड्रोन अब बड़ा खतरा बन गए हैं। ज़ेलेंस्की इसे बड़े पावर के तौर पर ले रहे हैं तो पुतिन इसे बड़ी चिंता के तौर पर। यूक्रेन ने पहली बार सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोट्स की मदद से रूसी पोस्ट पर कब्जा किया, ये दावा किया जाता है। रूसी सैनिकों ने बगैर आमने सामने की लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर दिया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन के ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम्स ने महज 3 महीने में 22,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए हैं। तो आप ये समझिए जिस तरह से अभी यूक्रेन की ताकत लगातार आगे बढ़ रही है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उससे बहुत ज्यादा तस्वीर बदली नहीं। ईरान और अमेरिका में जिस तरह से वहां तनाव रहा, इस बीच यूक्रेन ने अपनी ताकत को बढ़ाया और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक तरह से नाराजगी भी बढ़ती हुई नजर आई। और यही तो दावा किया जा रहा है, क्या इस पूरे परिस्थितियों के बीच में यूक्रेन बड़ी क्षमता को क्रिएट कर रहा है जो आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती एक तरह से पुतिन को दे सकते हैं, रशिया को दे सकते हैं। तो ये आज के वर्ल्ड नाउ में रूस के भीतर से उठता असंतोष पुतिन के लिए क्या संकेत है और क्या यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस को बैकफुट पर धकेल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगे, ये जरूर कहा जा सकता है। और इसीलिए बार बार तो कहा जा रहा है कि अब पुतिन की मुश्किलें सिर्फ बढ़ती हुई नजर आती हैं।
वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।